चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए। आज हम बात करेंगे, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, क्रैक यूपीएससी सीएससी इन हिंदी विद अस। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं, क्वालिटी कंटेंट है, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस है आपका। और चैनल का नाम है लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का चैनल है और इस पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अनअकैडमी के बारे में आप लोग को बता देता हूँ जो नेसेसरी है सभी स्टूडेंट को जानना। क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शन विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। और बात कर लेते हैं हम सब्सक्रिप्शन के बारे में, इसके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे लाइव क्लास में ले रहा हूँ, आप मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, इधर से बोल रहा हूँ, उधर आप लोग सुन रहे होंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स चलेगा। मतलब प्रॉपर तरीके से आपके क्लास चलते रहेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज का बेनिफिट क्या होगा? इस टेस्ट और क्विज के द्वारा आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, अब तो कॉम्बैट भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज एक चल रहा है, जो हर संडे को, हर अल्टरनेट संडे को दिन में 11 बजे आपका 45 मिनट्स के क्वेश्चन होंगे, मिनट्स होंगे, 60 क्वेश्चन करने होंगे। और इसमें अच्छे खासे प्राइस भी मिलेंगे आपको। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज को देते रहिए। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं इसमें भी, तो लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। और टेस्ट और क्विज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी वास्तविक स्थिति पढ़ाई में क्या है, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो टेस्ट देते रहिए आप लोग। ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लाइव क्लास आप कर रहे हैं, सपोज दैट वो लाइव क्लास किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, तो जो लाइव क्लास होता है आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है, और वो लाइव क्लास आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ कितनी बार भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। इसमें ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से, इसमें तो आप लोग भारतवासी लोग हैं, और ऐप के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन्होंने डाउनलोड ना किया हो वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, और मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हिस्ट्री और करंट अफेयर चल रहा है। और ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हों इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाएं। इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलेगा, वो बेनिफिट ये है कि जो भी क्लासेज मेरे लेंगे, चाहे अनअकैडमी के ऐप पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, जो भी क्लासेज होंगे वो आपको पता चलते रहे। ठीक है। चाहे अनअकैडमी के ऐप पर हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, जो भी क्लास होगा, टाइम का डेट, क्लास टाइमिंग, डेट जो भी होगा, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम पे मैं चैनल पे दे देता हूँ। ठीक है। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं जो यूपीएससी सीएससी के फील्ड के हैं, वो सारे के सारे एजुकेटर इस समय अनअकैडमी पे अवेलेबल है। आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ठीक है। प्रिपेयर विद द टॉप 100 टॉप एजुकेटर यूपीएससी सीएससी, क्योंकि मैं भी एक एजुकेटर हूँ, प्लस एजुकेटर हूँ, यूपीएससी सीएससी का एजुकेटर हूँ। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर इज जस्ट ए सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और जितने भी टॉप एजुकेटर हैं उनसे भी क्लास ले सकते हैं, मुझसे भी ले सकते हैं, मैं भी एक एजुकेटर हूँ। ठीक है। चलिए, अगर आप बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के बारे में, जैसे यूपीएससी सीएससी के सिलेबस के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूँ। तो जैसे पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, जैसे ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, एनसीईआरटी की समरी का सब्सक्रिप्शन है, हिस्ट्री का सब्सक्रिप्शन है, ऑप्शनल कोर्स जो वैकल्पिक विषय जिसे कहते हैं, जिसमें यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय लेना होता है, तो जो वैकल्पिक विषय होगा वो वैकल्पिक विषय भी अपन अकेडमी पे आप कर सकते हैं। ऑप्शनल कोर्स भी कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शनल कोर्स होगा, आगे इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्लास भी कर सकते हैं आप। आर्ट एंड कल्चर के भी क्लास आप कर सकते हैं। करंट अफेयर के भी कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, इंडियन इकोनॉमी, आंसर राइटिंग कोर्स, ये जितने भी कोर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे के सारे कोर्स जो है अनअकैडमी पे अवेलेबल है। आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन लेके अपने क्लास को कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूपीएससी सीएससी चूज सब्सक्रिप्शन, इसमें दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जो एक होता है प्लस, जैसे यूपीएससी सीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, एक ही है जो मैं बता रहा हूँ। पहले प्लस दिखा देता हूँ। अगर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपका 9,000 का पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं आप तो 22,500 का पड़ेगा। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 40,500। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 49,500। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 72,000 का पड़ेगा। और 36 मंथ को 3 साल कहते हैं, 3 ईयर्स कहते हैं, इतना तो सभी को पता होगा। तो 90,000 का सब्सक्रिप्शन आपका यूपीएससी सीएससी का पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आफ्टर डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, ये 10% डिस्काउंट कैसे मिलेगा? तो ये कोड है मेरा PJ01।
ठीक है, P फॉर प्रिंस, J फॉर जायसवाल, 01। इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। और जो चार्ज होगा, जैसे 1 ईयर का देखिए यहाँ पे था 49,500, 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज लगेगा वो 44,550 रुपये लगेंगे। आप तुरंत डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ही 24 मंथ का भी है, यहाँ 72,000 है, यहाँ पे देख रहे हैं 64,800 का पड़ रहा है, 3 साल का 90,000 है, आफ्टर डिस्काउंट 81,000 का पड़ रहा है। तो 10% डिस्काउंट इतना तो आप लोग माइनस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग उतना सी सेट पढ़े होंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। लाइव क्लास, जैसे मैं लाइव क्लास संवाद चल रहा है मेरा, टू वे कम्युनिकेशन। टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट देते रहिए, अपने आप को इवेलुएट करते रहिए, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और स्ट्रक्चर शेड्यूल, जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री चलेगा तो हिस्ट्री, पॉलिटी चलेगा तो पॉलिटी, ज्योग्राफी चलेगा तो ज्योग्राफी, मतलब प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेगी। जिससे भी आप क्लास करना चाहते हैं उस एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। दूसरा जो प्लान है वो आइकॉनिक का है, थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस और आइकॉनिक में। इसमें बता देता हूँ, आइकॉनिक की जो फी है 12 महीने की, वो फी है 69,500। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, आफ्टर 10% डिस्काउंट, मतलब PJ01 कोड करने के बाद, तो देखिए यहाँ पे 10% डिस्काउंट के बाद 10% उसका निकालेंगे तो 6950 माइनस हो जाएगा। तो जो आपका बचेगा, हमारे ख्याल से यही बचेगा, 62,550। चेक करके आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो बाकी 24 मंथ देखिए 1,07,000 है, आफ्टर डिस्काउंट 96,300 है। और 36 मंथ को 3 साल कहते हैं, 1,41,000 है, आफ्टर डिस्काउंट 126,900 है। इसमें तो बेनिफिट क्या मिलेगा, इसमें प्लस वाले ये चारों फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये तो मिलेंगे आपको। साथ ही साथ पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपको गाइड करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, प्रीलिम्स की परीक्षा सिर्फ छटनी की परीक्षा होती है, असली लड़ाई मेंस की होती है। डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर होंगे जो प्रॉपर अपनी स्टडी के बारे में आपको बताएंगे, और पर्सनली आप लोग को फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल तरीके से आपको फीडबैक दिया जाएगा। पर्सनल कोच रहेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको जो भी किया जाएगा वो पर्सनल तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऑप्शनल के बारे में बात कर दूं, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन के, जैसे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये 5,000 का है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 22,500 का है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 27,500 का है, 24 मंथ 40,000 है, 36 मंथ को 3 साल करते हैं 50,000 है, जो वैकल्पिक विषय की जो मैं बात कर रहा हूँ। और जो भी ये फी लिखा हुआ है, देखिए आफ्टर 10% डिस्काउंट, मतलब PJ01 कोड करने के बाद, देखिए 12,000 का हो गया 24,750, 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन था, जहां 27,500 था वो हो गया 24,750 आफ्टर 10% डिस्काउंट। ऐसे ही 2 साल का देखिए 36,000 हो गया आफ्टर डिस्काउंट के बाद, और 3 साल का जो हो गया 45,000 हो गया आफ्टर डिस्काउंट के बाद PJ01। ये तो मैंने कहा था कि अनअकैडमी द्वारा, अनअकैडमी कॉम्बैट चला रहा है। वो कॉम्बैट क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा आपका, द मोस्ट कॉम्पिटेटिव गेमिफाइड UPSC CSC battle in here, complete with the thousands of learner in India by biggest fortnightly competition for UPSC CSC, जो 6 दिसंबर, जो आज 6 दिसंबर 2020 को होगा, दिसंबर 2020 को, टाइमिंग जो होगी 11 बजे, मतलब हर संडे को 6 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। तो 6 तारीख से स्टार्ट इसको किया जा रहा है, और 6 तारीख से हर अल्टरनेट संडे पर, मतलब आज जैसे मान लीजिए संडे, सपोज दैट कोई संडे हो, उसका जो अल्टरनेट संडे, फिर नेक्स्ट संडे को ऑफ, उसके बाद का जो संडे होगा, मतलब 6 के बाद कितने तारीख होगा, 15 13 तारीख को ऑफ रहेगा, फिर 20 को होगा, 13 7 20 होता है। तो अल्टरनेट संडे को आपका टेस्ट होगा, 13 टेस्ट टोटल होंगे, जो मैं बता भी दे रहा हूँ। 45 मिनट का ये टेस्ट होगा, 45 मिनट्स का होगा, जो 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है। 60 क्वेश्चन आएंगे 45 मिनट में, 60 क्वेश्चन, तो आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा 1 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होंगे। टोटल 13 कॉम्बैट होंगे, टोटल टेस्ट होंगे, 6 सेशन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगी, और 4 नाइट कंटेस्ट जो होगा अल्टरनेट संडे को आपका होता रहेगा, जो मैंने बता चुका हूँ। इसमें देखिए प्राइस भी मिलेगा, प्राइस तो चलिए मिले चाहे ना मिले, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जब कहा गया तो मिलेगा ही आप सभी को। जैसे मैंने फर्स्ट जो रैंक होंगे उनको एप्पल का मैकबुक एयर दिया जाएगा, सेकंड जिसका रैंक होगा एप्पल का आईपैड मिलेगा, थर्ड रैंक एप्पल एयरपोर्ट मिलेगा, और फोर्थ रैंक जो होंगे अमेजन का वाउचर मिलेगा 1,000 का, टॉप 100 स्टूडेंट को। ठीक है, इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कम से कम आपका जो टैलेंट है, आपने जो आज तक पढ़ा है, आपने जो आज तक सीखा है, वो टैलेंट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे लोग जानेंगे, जब फाइट करेंगे ना, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है अकेले की तो है नहीं,
आपको प्रदर्शन करना है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होती है। तो जैसे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी टेस्ट टॉप एजुकेटर द्वारा बनाया गया है पेपर, तो आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। चलिए, आप 5 क्वेश्चन करते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं, 15 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन करते हैं, कुछ कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप टेस्ट को अपीयर कीजिए, टेस्ट देते रहिए। आप टेस्ट के द्वारा ही आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, उस गलती को सुधारेंगे। और यहाँ गलती करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपीएससी में जाके वहां पे गलती करते हैं, टाइम में अपनी गलती करते हैं, तो ये सबसे बड़ा बलंडर मिस्टेक होगा फिर आपके लिए। इसलिए फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, टॉप 100 तक जो भी हो बच्चा, कम से कम एक इसी बहाने दिया जा रहा है कि बच्चे कम से कम पढ़ाई की तरफ और अपने आप को बुस्टअप करें और पढ़ाई करें, जो कमियां उस कमियों को दूर करें। आपको हर सर्विसेज तो मिल रहे हैं, ये बताइए। ऑफलाइन में क्या होता था? ऑफलाइन में तो बच्चा एक बार आता था, क्लास करता था, किसी कारणवश क्लास नहीं कर पाया, 10 दिन घर पे चला गया, छुट्टी थी, तो सारा लेक्चर उसका मिस हो जाता था। लेकिन ऑनलाइन में तो ये है कि आप सीधे पूछ रहे हैं, संवाद हमसे कर रहे हैं। 10 बार क्वेश्चन को आप पूछे, 100 बार वो वीडियो रिकॉर्ड आपके पड़ा रहेगा आपके मोबाइल में, 100 बार वीडियो को देखिए, कभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। क्यों नहीं होगा कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये सब चीजें कराई जा रही हैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक और टॉप 100 को जो है वाउचर्स मिलेंगे, और वाउचर्स के साथ साथ आपका कम से कम तैयारी का जो पिलर है ना, वो स्ट्रांग होगा आपका। उसको फाइट कीजिए आप, ठीक है? कोशिश कीजिए, बिल्कुल सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए, आज हम सबसे पहला जो टॉपिक है, आज हम बात करते हैं चीन ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन जब मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर ऑलरेडी पे पढ़ा रहा हूँ इतने दिनों से, तो मैंने कहा था कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध, या भारत और पाकिस्तान के संबंध, या भारत और नेपाल के संबंध, बांग्लादेश के संबंध, किसी भी देश के किसी भी संबंध के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि चीन के इस समय राष्ट्रपति कौन है और ऑस्ट्रेलिया के इस समय प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट में टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हों, इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मेरी क्लासेस चलेंगी, तो मैं इसी टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, चाहे वो कॉलेज क्लास का लिंक हो, चाहे टाइमिंग हो, चाहे वो डेट हो, चाहे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे इंपॉर्टेंट देना होता है, चाहे नोट्स देना होता है, तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। और ये कोड है, इस कोड का यूज करके किसी भी सब्सक्रिप्शन में आप 10% अपने डिस्काउंट पा सकते हैं, PG01। हम बात करते हैं चर्चा में क्यों है, देखते हैं। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा युद्ध अपराध की कंप्यूटर से बनाई गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यानी कि चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा युद्ध अपराध की कंप्यूटर से कोई बनाई हुई तस्वीर है, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा है, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। किसने पोस्ट किया भैया? अफगानिस्तान में ये पोस्ट किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा युद्ध अपराध की कंप्यूटर से बनाई हुई तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, कड़ा प्रतिरोध जताया है। जाहिर सी बात है भाई, क्यों नहीं जताएगा? अगर आप कोई अवैध काम करेंगे, तो कोई ना कोई देश तो उस पर आवाज उठाएगा ही। तो यही हुआ है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान, वो देश है, अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है, वहां के प्रधानमंत्री का नाम थोड़ा हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार बीच बीच में क्वेश्चंस इसलिए पूछता हूँ बेटा, कि कम से कम इसी बहाने आपको पता तो चले। ठीक है? तो बताइए, हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया द्वारा युद्ध अपराध की कंप्यूटर से बनाई हुई तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और जिस पर ऑस्ट्रेलिया ने कड़ा प्रतिरोध जताया है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रपति हैं, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। ठीक। अब आगे देखते हैं, क्यों ऐसा किया गया भैया? कोई तस्वीर है, उस तस्वीर को अगर कोई वायरल कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है वो? हाल ही में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें गोद में भेड़ लिए एक बच्चा नजर आ रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई सैनिक ने जकड़ रखा है और उसकी गर्दन चाकू से काट रहा है, और तस्वीर की पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया का झंडा फैलाकर लगाया गया है। सोचिए, इतनी निंदनीय ये जो काम किया गया है, इसी पर कड़ा ऐतराज ऑस्ट्रेलिया द्वारा जताया जा रहा है, और जताना स्वाभाविक सी है। कोई बच्चा है, आपने पढ़ा भी होगा, जब सीरिया में जब पूरी युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो आपको पता होगा कि वो छोटा सा बच्चे का जो तस्वीर था, जो रोता हुआ बच्चा जो समुद्र के बीच में दिखाई देता था, वो कितना निंदनीय वो अपराध था। वो अपराध नहीं, महाअपराध है वो सब चीजें। ठीक है? तो इस पे कड़ा ऐतराज जताया गया कि हाल ही में जो चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें गोद में भेड़ लिए एक बच्चा नजर आ रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलियाई जितने भी सैनिक ने जकड़ रखा है और उसकी गर्दन चाकू से काट रहा है, और तस्वीर की जो पृष्ठभूमि है, उस बैकग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया का झंडा फैलाकर लगाया गया है। और इस पोस्ट में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के हाथों अफगान नागरिकों व कैदियों की हत्या से हतप्रद हूं, ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाया गया है।
और देखिए जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक आरोप आप कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, उस तरह के आरोप के पीछे ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई षड्यंत्र हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है ऑस्ट्रेलिया भी चुप नहीं बैठेगा। भाई उसके ऊपर कोई अगर वो ऐसा लग रहा है एलिगेशन, तो वो भी कुछ ना कुछ उसका प्रत्युत्तर देने की कोशिश करेगा। तो इस पोस्ट में क्या किया है, चीनी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के हाथे अफगान नागरिकों व कैदियों की हत्या से वो हतप्रभ है। भाई हतप्रभ तो होंगे ही आप कौन से दूध के धुले हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम और क्या क्या है इसमें। पृष्ठभूमि की थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की इस पोस्ट पर ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिक्रिया स्वरूप चीनी सरकार को बेशर्म बताया है और उसे माफी मांगने को कहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, तो सामने वाला भी तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है। तो वो भी यही कहा है कि देखिए आप जो ये काम किए हैं, बेशर्मी वाली जो काम आपने किया है, उसे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से चाइना वाले माफी मांगे। और सोशल मीडिया पर इस चीनी युद्ध नीति का कड़ा विरोध करते हुए प्रधानमंत्री जो स्कॉट मॉरिसन जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि चीनी सरकार को इस पोस्ट पर शर्म आनी चाहिए और उसे विश्व की नजरों में चीन की छवि गिरती है। भैया आप इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश वाले हो, आपने कोरोना महामारी तक सबको दे दी है। आपकी जो पॉलिसी है चाइना के बारे में इतना बार मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी ब्रह्मपुत्र नदी वाला कहानी आपको सुनाया था, बहुत जल्दी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो वही वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि यार क्या ये बात कर रहा है ये आदमी, ये आदमी ये तक इतना गिर गया है कि इसने ऐसे हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। उसी के प्रत्युत्तर पे कहा है, सोशल मीडिया पर कहा है कि इस चीन युद्ध नीति का कड़ा विरोध करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है, स्कॉट मॉरिसन साहब ने कहा है कि चीनी सरकार को इस पोस्ट पर शर्म आनी चाहिए और उन्हें विश्व की नजरों में चीन की जो छवि है उसको गिराया है उन्होंने। आप इससे नहीं बच सकते हैं, जो आप काम ये कुकर्म कर रहे हैं, आप कैसे किसी के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं, ये पृष्ठभूमि है। और आगे बात करते हैं क्या-क्या और चीजें हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी चीन ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में तनाव के कारण देखिए मैंने कहा ना कोई षड्यंत्र चलेगा, वरना ऑस्ट्रेलिया और चीन चाइना एक दूसरे के विरोधी क्यों होंगे, ये सब चीजों को पोस्ट को लेके वो भी। उस पोस्ट को लेके इतना क्यों वायरल कर रहा है वो पोस्ट? क्या कारण है इस पोस्ट का वायरल करने का? कारण यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तनाव के कारण। तनाव कौन से? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा तो अमेरिका आपका चाइना का सबसे बड़ा कहानी तो यही है कि वो सबका पैसा देके मुंह बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन कब तक करोगे आप? आपने कोरोना महामारी दे दी, वैश्विक महामारी दे दी, पूरी दुनिया लॉकडाउन में फंसी है, खाने के पास लोगों के पास रोजगार नहीं है। और खुद सोचिए चाइना क्या कर रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी पर मैंने हाल ही में बताया था डैम बनवा रहा है। 2035 तक का प्रोजेक्ट है उसको पूरा करने का। वो अपना औद्योगिकरण करने पे लगा हुआ है। बाकी दुनिया गरीबी भुखमरी से मर रही है। इसके पीछे कारण क्या है? उसकी जो 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 उसकी विस्तारवादी नीति है, जो उसका पूरे भारत, पूरे विश्व पे अधिकार करने की जो नीति है, वो नीति उसकी जिम्मेदार है। और हम देखते हैं चीन ऑस्ट्रेलिया संबंधों में तनाव के क्या कारण थे। कोविड-19 महामारी के दौरान भी चीन व ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। आपको पता ही है, महामारी तो 1 साल से लोग झेल ही रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने चीन को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की थी। तो देखो जब इन्होंने मांग किया है, उनके खिलाफ खुल के बोल दिया चीन चाइना के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने कि भैया देखो कोरोना महामारी इसी ने फैलाया है, कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार भी चाइना ही है। जो घोषित करने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय जांच की उन्होंने मांग किया था, तो भाई तनाव तो होना ही था। अब इसको एक मौका चाहिए ये सब चीजों करने के लिए। आपके आरोप सिद्ध हो कि न सिद्ध हो, लेकिन इसके पहले ये वायरल कर रहे हैं सब चीजों को। इस पे कड़ा ऐतराज हमारे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इनके ऊपर लगाया कि भैया ये सब क्यों कर रहे हो आप। तो यही कारण थे कोविड-19 महामारी के दौरान चीन व ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव के सबसे बड़े कारण यही थे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया था कि चीन के ऊपर अटैक किया था, आरोप लगाया था कि भैया कोरोना वायरस जो फैलाया गया है वो चाइना के द्वारा फैलाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको जांच करने की मांग की गई थी और यही कारण था, तनाव का कारण हो गया। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया चीन के बीच करीब पिछले वर्ष से कारोबारी युद्ध मतलब ट्रेड वार जारी है। ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाले कोयले, चीनी, जौ, झींगे, वाइन, तांबे, बीफ आयात और लकड़ी पर चीन ने लोग रोक लगा रखी है। और मैंने कहा ना कि ट्रेड मतलब व्यापार। व्यापार ही एक ऐसी चीज है जो हर देश को मतलब व्यापार के माध्यम से ही व्यापार जिसे मैं कहूँ कि ये बनाए रखते हैं, व्यापार बहुत ज़रूरी है। हर देश अपना आधिपत्य चाहता है और चाइना तो इसमें जो महारत हासिल है, वो अपने बाज़ार को विस्तारवादी नीति और बाज़ार को बड़ा करना चाहता है। और पूरा भारत का मार्केट तो देख ही रहे हैं आप, स्थिति कितनी नदारद है।
तो इसके अतिरिक्त तो ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में एक और कार्ड है जो पिछले वर्ष कारोबारी ट्रेड वार जारी है। ट्रेड वार मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो भी चीजें आयात होने वाले, मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो चीजें आयात होती थी, मतलब आयात का मतलब क्या होता है, कमेंट करके कोई बताएगा मुझे। आयात का मतलब क्या होता है? आयात और निर्यात होता है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ कहते हैं ऐसे, मतलब खरीदने वाले। ठीक है। कोयले, चीनी, जौ, झींगे, वाइन, तांबे, बीफ आयात और लकड़ी पर चीन ने रोक लगा रखी है। भैया क्यों लगाए? तो ये ट्रेड वार भी है, एक तरह से इनके जिम्मेदार हैं, इन तनाव के कारण है। पहला कारण यही था कि कोरोना महामारी पर सीधे एलिगेशन लगा दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके द्वारा ही फैलाया गया है, चाइना के द्वारा फैलाया गया है। तो इसको भी मौका चाहिए, इसने भी कुछ कर दिया जब मौका मिला तो। पता नहीं सही है कि गलत है, अभी तो यही डाउट चल रहा है। तो इसी पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भैया ये सब बहुत कर रहे, गलत कर रहे हैं, आपको पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपको माफी मांगनी चाहिए कि अगर ऐसे आप हमारे बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। और भी देखिए चीन संबंध क्या क्या और भी है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन की हुआवे कंपनी को अपने यहाँ 5G नेटवर्क बनाने से प्रतिबंधित किया हुआ है। तो भैया देखो, ये जो है गुस्सा तो करेगा ही। तो जो हुआवे कंपनी है उसको अपने यहाँ जो 5G नेटवर्क, अभी तो 4G चल रहा है, 5G 5th जनरेशन का जो नेटवर्क है उसको बनाने से प्रतिबंधित किया कि भैया हमारे बारे क्या ना बनाओ, तो अपना चाइना नाम बनाओ, हमारे क्या बनाने की बहुत जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक जिम्मेदार कारण है। और मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ आप लोग को? मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, चीन ऑस्ट्रेलिया संबंध चाहे कुछ भी बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का मेंस में बहुत सारे बच्चों का पेपर है, इसलिए पूरा ब्रीफ बता रहा हूँ ताकि कभी भी पॉइंट में भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन में पूछे क्वेश्चंस या किसी भी क्वेश्चंस में ऐसा कुछ लिखे, तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, मान लीजिए विस्तारवादी नीति पे ही आ जाए, तो एटलीस्ट आपके पास इतने पॉइंट से कोई पॉइंट आप खोल के आराम से 50 शब्द 100 शब्द लिख सकते हैं। ठीक है। यूपी का मेंस है आपका, यूपीएससी का मेंस है, जो भी चीजें हैं आराम से लिखिए, डील कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ने चीन की हुआवे कंपनी को अपने यहाँ से प्रतिबंधित कर दिया है, 5G नेटवर्क भैया बनाना यहाँ पे प्रतिबंधित है। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से चिंतित है। और इसके अतिरिक्त चीन भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्वाड ग्रुप में शामिल होने से मुखर है। तो भैया क्वाड ग्रुप, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्वाड ग्रुप क्या होता है। पहले जितना बताया उतना, कोई डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप हमसे संवाद कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी कारण मैं बता रहा हूँ, पहले जो कारण मैंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि कोरोना वायरस जो महामारी है वो चाइना के द्वारा फैलाई गई है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऐसे आक्षेप लगाए गए थे। तो उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जांच होनी चाहिए। दूसरा ट्रेड वार था। तीसरा जो हुआवे कंपनी थी उसको अपने यहाँ 5G जो नेटवर्क था उसको बनाने से ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंधित किया था कि भैया हमारे क्या नहीं आप कर सकते सब काम। और इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से चिंतित है। और इसके अतिरिक्त चीन भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्वाड ग्रुप में शामिल होने से मुखर है। बीते शनिवार को चीन सरकार के द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलियाई वाइन जो शराब होती है, ऑस्ट्रेलियाई वाइन जो है उस पर 212.1% तक की दर से डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं तरह तरह के उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, उसका प्रत्युत्तर भी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसको आप लोग पॉइंट पॉइंट करके आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंध तनाव के कारण थे। और भी देख लेते हैं क्वाड क्या है, जो उसके मुखर है जो चाइना क्वाड को लेकर। दरअसल क्वाड जो है 4 देशों जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका का एक समूह है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन देशों ने हाथ मिलाया है। यानी क्वाड में कौन कौन है भैया? भारत है, मतलब इंडिया है अपना। फिर कौन है भैया? जापान है। इसको ध्यान से पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है आपका, और आपका कौन सा है? अमेरिका भी है। ठीक है। तो 4 देश हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 देश हैं जो क्वाड के मेंबर हैं। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये क्या चाहते हैं, ये क्वाड के जितने भी चारों देशों के जो मेंबर हैं, बस शांति स्थिरता। कोई भी देश तो यही चाहेगा, चाहे सार्क हो, चाहे ब्रिक्स का सम्मेलन हो, चाहे सब कुछ तो पढ़ा चुका है, एससीओ का सम्मेलन हो, चाहे आसियान देश हो, सभी तो चाहेंगे शांति हो क्षेत्र में, स्थिरता आए, खुशी आए, लोग के पास रोजगार हो, लोग शांति से अपना जीवन यापन कर सकें, एक दूसरे से अच्छे से संबंध रख सकें। तो ये जो क्वाड है इसी को लेकर मुखर भी है चीन कि भैया ऑस्ट्रेलिया तो क्वाड में है।
तो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये का एक समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन देशों ने यानी चारों देशों ने हाथ मिलाया है। अब गौरतलब है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों के हिस्से को हिंद प्रशांत क्षेत्र जिसे इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं, और वर्तमान में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 38 देश शामिल है जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44% स्थित है। 44% उसका हिस्सा है। तो जितना भी मैंने आपको बताया क्वाड के बारे में, क्वाड में कितने देश हैं, इन देशों की क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, इन देशों का क्या एक महत्व है, तो ये चार जो देश है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, का एक समूह है जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें शांति की बात करता है, स्थिरता की बात करता है, कानून का पालन सुनिश्चित करने की बात करता है। इसीलिए इन दोनों ने सभी लोगों ने हाथ मिलाया है। और गौरतलब ये भी है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों के हिस्से को हिंद प्रशांत क्षेत्र जिसे इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं, और वर्तमान में जो इंडो पैसिफिक एरिया में 38 देश शामिल है जो कम से कम जो सतह क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 44% के आसपास है। यानी कितने देश हैं टोटल इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र कितने हैं बेटे? 38 देश शामिल। तो इसको जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं बेटा, किसी तरह का क्वेश्चन आए आप उस क्वेश्चन को डील करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। सारा का सारा डेटा मैं आप लोग को यहाँ पे दे दिया। आगे बढ़ते हैं और भी बात करते हैं क्या है क्वाड, ये बता दिया आपको मैंने। और भी जानते हैं क्या क्या है भैया। तो इसमें क्या है क्वाड के बारे में, और भी देखिए कि जापानी प्रधानमंत्री जो सिम्बे आबे साहब हैं, शिंजो आबे ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर 2007 में भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीतिकार वार्ता के रूप में क्वाड नामक औपचारिक समूह की शुरुआत की थी। यानी कि जिसके द्वारा शुरुआत की गई थी 2007 में। जापान सबसे पहला ऐसा देश है जो इसके बारे में सोचा था। वो किस लिए सोचा था भैया? कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो भी है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसमें किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही जो भी भू राजनीतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर 2007 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के नेतृत्वकर्ता जितने भी थे उन सभी लोगों ने मिलकर रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड नामक अनौपचारिक समूह की शुरुआत की थी। और 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्वाड का सिद्धांत जो था शिथिल पड़ गया, यानी कि कमजोर पड़ गया। तो शुरुआत में कौन कौन था बेटा? 2007 में चलो जापान ने इसके बारे में सोचा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब कुछ थे, लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया से बाहर होता है, जिससे जो इसका मेन जो सब्जेक्ट था, जो मेन इसका आयाम था, जो मेन इसका डायमेंशन था, वो कहीं ना कहीं जो परिणाम था वो कहीं ना कहीं वो इसका कमजोर पड़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये सब चीजें देखने को मिल रही थी 2008 में। आगे हम बात करते हैं और भी क्या क्या चीजें हुई। इसके साथ ही साथ 2017 में पुनः भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर क्वाड को क्वाड 2.0 के रूप में फिर से पुनर्जीवित किया है, क्योंकि 2007 में चार देश थे जिसमें आपका अमेरिका भी था, आपका ऑस्ट्रेलिया भी था, आपका जापान भी था, आपका ऑस्ट्रेलिया भी था, और आपका कौन सा ऐसा देश था बेटा? अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और कौन सा देश है? भारत है। लेकिन हुआ क्या, 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे आउट हो गया। फिर जब ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया तो जिस उद्देश्य के लिए ये बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ कि जो क्वाड था, क्वाड 2.0 किया गया कब? कि फिर उसको ऑस्ट्रेलिया को इसमें एंट्री दी गई। यानी कि देखिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका चारों देश मिलते हैं और क्वाड को क्वाड 2.0 के रूप में फिर से पुनर्जीवित करते हैं। और क्वाड जो है मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी, और इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वियतनाम भी इसमें शामिल हुए थे। यानी कि क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। कब किया गया भैया? 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया है। और क्वाड जो है इसी साल मार्च में कोरोना वायरस जो महामारी आई थी उसको लेकर भी क्वाड पे मीटिंग हुई थी। जितने भी क्वाड वाले देश हैं उनकी मीटिंग हुई थी, और इसमें पहली बार न्यूजीलैंड जैसा देश, दक्षिणी कोरिया जैसा देश, साउथ कोरिया और वियतनाम भी इसमें शामिल हुए थे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी को भी। कोई डाउट है किसी को भी? मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं आने चाहिए। अगर किसी को हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। डाउट है किसी को भी? ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन देना होता है या इसका पीडीएफ देना होगा मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आधिकारिक तौर पर भले ही क्वाड को लेकर कुछ कहा जाए, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव को रोकने के लिए ये जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं एक साथ आए हैं, और क्वाड का चीन के अलावा रूस से भी विरोध करता है। यानी कि क्वाड का चीन के अलावा रूस भी इसका विरोध करता है। बस यही चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ये आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या चीजें हैं जो हम लोग को और जानना चाहिए। ठीक है। आसियान के कुछ देश, जो आसियान के टोटल कितने देश थे, कोई कमेंट करके आपको बताएगा कौन कौन से देश इसमें शामिल है, भारत है कि नहीं है, ये कमेंट करके तुरंत आप हम बताइए। कई बार बता चुका हूं, हाल ही में बताया था। आसियान के कुछ देश क्वाड का खुलकर समर्थन करते हैं, जबकि अन्य देश चीन को नाराज नहीं करने की नीति को अपनाते हुए क्वाड के बारे में सधी हुई प्रतिक्रिया देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, जो उसको पसंद है उस तरीके से वो अपनी बात करेगा, वो अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से बात करेगा वो। और क्वाड का उद्देश्य है नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा में शांति व सुरक्षा, परमाणु और प्रसार आदि मुद्दों पर बल प्रदान करना है। यानी कि क्वाड का जो मेन उद्देश्य क्या है कि भैया नेविगेशन की स्वतंत्रता हो, उसकी फ्रीडम हो, ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता हो, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान किया जाए, समुद्री क्षेत्र में शांति व सुरक्षा हो, और परमाणु और प्रसार आदि मुद्दों पर बल प्रदान करना है। ठीक है। तो ये सब जितने भी दिखा रहा हूँ, एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे आसियान के देश इसका साथ दे रहे हो, कुछ तो साथ देते हैं, कुछ चाइना के कारण उनको मुखर होकर इसका विरोध भी करते हैं। तो ये सब चीजें हुई हैं जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बता दूं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और भारत ने समुद्र में आने जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साथ विचार विमर्श के साथ तालमेल बैठाकर अपने एक लिए एक अलग जगह बनाई है। तो भाई जाहिर सी बात है, समुद्र के द्वारा ही तो ट्रेड होगा। अगर समुद्र में कोई आएगा जाएगा, ट्रेड होगा, व्यापार होगा, शांति होगी, स्थिरता होगी, तभी तो कोई देश आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तभी तो उसे क्या व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो भारत में समुद्र से आने जाने की आजादी के सिद्धांत पर जोर देकर समुद्र के अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान कर और चारों देशों के साझा विचार के साथ तालमेल बैठाकर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है। और हाल ही में भारत व अन्य प्रमुख देशों के साथ नौसेना के मालाबार युद्ध अभ्यास में कई बार पेपर में पूछा भी जाता है कि मालाबार का युद्ध अभ्यास जो है वो किसके किसके देश के बीच में होता है, वो नौसेना का होता है। ये कोई थल सेना होता है, थल होता है, जल होता है, वायु होता है। तो नौसेना किसमें आएगा, कमेंट करके बताना मुझे। तो हाल ही में भारत व अन्य प्रमुख देशों के साथ नौसेना के मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की मौजूदगी ने भी चीन को चिंता बढ़ाई है। तो यही सब कारण है जिससे खुन्नस पाया हुआ है चीन। उसको मौका चाहिए तो वो मौका मिला। पता नहीं गलत है कि सही है कि वो वायरल कर रहा है, इस पे ऑस्ट्रेलिया ने आपत्ति जताई कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो यार, तुमको तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने तुमको माफी मांगनी चाहिए, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो हमारे साथ। तो यही सब चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा। बाकी एक चीज से कई चीजें होती हैं, तो आसियान के देश या जो भी है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भैया मालाबार नौसेना सैन्य अभ्यास क्या होता है। तो देखो कई बार पेपर में खास करके यूपी जैसे यूपी पीसीएस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि मालाबार कौन सा होता है, या इंद्र नेवी किसे कहते हैं, इंद्र जो भारत और रूस के बीच में होता है। तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं, तो उसको देखें। तो मालाबार नौसैन्य अभ्यास श्रृंखला जो हुआ था वर्ष 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेनाओं के द्विपक्षीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुई थी। यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग की गई थी 1992 में भारत और अमेरिका माने भारतीय नौसेना और अमेरिकी संयुक्त नौसैनिक अभ्यास से शुरू हुई थी। और 2015 में इस नौसेना के अभ्यास में जापान को भी इसमें शामिल किया गया था। यानी कि इसमें जापान को भी शामिल किया गया था। और यह एक वार्षिक नौसैन्य अभ्यास है, हर साल होता है। और 2018 में यह नौसैन्य अभ्यास फिलीपींस सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया था, जबकि वर्ष 2019 में यह जापान के तट पर आयोजित किया गया था। यानी कि हर साल कहीं ना कहीं होता है। तो 2018 वाला जो हुआ था वो नौसैन्य अभ्यास जो हुआ था फिलीपींस सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया था। लेकिन 2019 वाला जो हुआ था वो किस पे तट पर था, यह जापान के तट पर आयोजित किया गया था। मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी भाग लिया था। यानी कि जब देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, आया कि नहीं आया बेटा, तो ऑस्ट्रेलिया आ गया। और इस प्रकार अब ये चारों देशों का नौसैन्य अभ्यास हो गया। यानी कि भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो क्वाड वाले तो हो ही गए सारे। तो इसीलिए मालाबार नौसैन्य अभ्यास में भी अब ये भी पार्टिसिपेट करने लगा है। कई बार पेपर में पूछा भी गया है। तो इसलिए खुन्नस खाया हुआ है चाइना। उसको लग रहा है कि भैया मुखर होकर वो खुन्नस खा रहा है वो।
तो तरह तरह का एलिगेशन लगा रहा है। तो ये जो चीजें हैं, देखिए मैंने एक चीज से कितनी चीजें आप लोगों को बता दी है। मालाबार नौसेना अभ्यास, कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, क्या इसका काम था, क्या शुरुआत में कितने देश थे, बाद में कौन कौन से देश आए, एटलीस्ट आयोजन हर साल होता है कि अल्टरनेट ईयर होता है, कब आयोजन किया गया, 18 में आयोजन कहाँ हुआ, 19 में कहाँ हुआ, 20 में कहाँ हुआ, क्योंकि पेपर में पिछले 3 साल तक का पूछ दे रहा है आजकल, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये सब चीजों को आप लोग देख लीजिए और देखते हैं। तो यहाँ तक रहा पूरा आपका पहला टॉपिक, चीन ऑस्ट्रेलिया संबंध। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अगर कोई डाउट होगा बेटा तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास, जो मालाबार है या इंद्र नौसेना अभ्यास है, इंद्र नेवी, या जो भी जितने भी है अभ्यास होते हैं, उसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। पेपर में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। और चीन ऑस्ट्रेलिया संबंध क्या है, क्वाड क्या है, क्वाड में कितने देश होते हैं, शुरुआत में किसने इसकी स्टार्टिंग किया था, क्या इसमें ऑस्ट्रेलिया था कि बीच में हट गया था, फिर क्वाड को 2.0 किया गया, उससे क्या बेनिफिट हुआ, मालभार नौसेना अभ्यास में शुरुआत में क्या हुआ, तो ये सब चीजें आप लोगों से पूछी जाएंगी। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट करके हमको आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है, थोड़ा अपना छोटा भाई जो है पाकिस्तान, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या बदमाशी वो आजकल कर रहा है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोग थोड़ा, तो पाकिस्तान का सबसे पहला काम, पहला क्वेश्चन कि पाकिस्तान की पीएम का नाम कौन है, सभी लोग जानते भी होंगे। पीएम का नाम बता सकते हैं। तो पाकिस्तान का बलात्कार विरोधी जांच और सुनवाई अध्यादेश 2020 और आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2020 चर्चा में क्यों है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का जब नाम आते ही जाहिर सी बात है कई चीजें दिमाग में चलने लगती हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या कहना, इसके बारे में कहना और ना कहना बराबर ही है। तो पाकिस्तान का कोई अगर विरोध अध्यादेश आया है जो बलात्कार विरोधी जांच और सुनवाई अध्यादेश है 2020 और आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2020 है, चर्चा में क्यों है इस बारे में तो हम जरूर बात करेंगे। तो हाल ही में पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने बलात्कारियों के बधियाकरण माने नपुंसक बनाने, मतलब बधियाकरण मतलब बंधियाकरण मतलब क्या, नपुंसक मतलब जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं उन सब चीजों को, नपुंसक बनाने और बलात्कार के मुकदमों के लिए विशेष न्यायालयों के प्रावधान संबंधी कानूनों को मंजूरी दे दी है, जिसमें दोषी की सहमति से बलात्कारियों को रासायनिक रूप से बधिया करने, ठीक है, नपुंसक बनाने और बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दे दी गई है। और जब ये कानून बनाया गया है तो जाहिर सी बात है उसको फॉलो भी किया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता भी हूँ। तो पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने क्या किया है, जो भी बलात्कारी व्यक्ति है उस बलात्कारियों के को नपुंसक बनाने और बलात्कार के मुकदमों के लिए विशेष न्यायालयों माने स्पेशल न्यायालयों के प्रावधान संबंधी कानूनों को मंजूरी दी है, जिसमें दोषी की सहमति से, जो भी दोषी होगा उसकी सहमति से बलात्कारियों को रासायनिक रूप से नपुंसक करने और बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन को मंजूरी दी गई है। तो ये इसीलिए ये चर्चा में है और देखते हैं फिर आगे क्या क्या हो रहा है इसमें। इस संदर्भ में पाकिस्तान के कैबिनेट द्वारा बलात्कार विरोधी जांच और सुनवाई अध्यादेश 2020 और आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। यानी कि पाकिस्तान को जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के द्वारा ये सब काम किया गया है। बलात्कार विरोधी जांच और सुनवाई अध्यादेश 2020 और आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई है। तो जब मंजूरी दी गई है तो जाहिर सी बात है उस पर काम चलेगा भी है, तो इसीलिए ये इतना मुद्दा हाईलाइट हो गया है। और देखते हैं आगे इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जानिए कि इन विधानों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है भैया विधान इनके। पहली बार अपराध करने वाले या अपराध दोहराने वाले अपराधियों के लिए रासायनिक मतलब बधियाकरण नापुंसक को पुनर्वास के उपाय के तरह माना जाएगा, मतलब बधियाकरण को पुनर्वास के उपाय की तरह माना जाएगा और इसके लिए दोषी की सहमति ली जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बधिया करने से पहले दोषी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। तो ये जो पहला कानून है, ये पहला कानून क्या कहता है भैया कि अगर पहली बार अपराध करने वाले, मान लीजिए कोई पहली बार अपराध करता है या अपराध बार बार वो करता ही रहता है, दोहराने वाला जो अपराधी है, उसके लिए रासायनिक बधियाकरण को पुनर्वास के उपाय की तरह माना जाएगा और इसके लिए जो दोषी होगा दोषी की सहमति ली जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बधिया करने से पहले दोषी की सहमति लेना अनिवार्य है, इसीलिए अनुमति ली जा रही है उसकी। और सहमति लिए बिना रासायनिक बधियाकरण का आदेश दिया जाता है तो दोषी आदेश को अदालत के समक्ष चुनौती दे सकता है।
तो ये भी कारण है कि अगर भैया उसकी सहमति लेना भी जरूरी है, अगर नहीं लेंगे तो भैया चला जाएगा कोर्ट में, खड़ा हो जाएगा, परेशान कर देगा। तो ये भी चीजें हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों को आप देख सकते हैं कि सहमति लिए बिना अगर कोई रासायनिक प्राधिकरण का आदेश दिया जाता है तो दोषी आदेश को क्या करेगा, अदालत के समक्ष चुनौती भी दे सकता है। तो ये भी पॉइंट है और वो भी पॉइंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर कोई दोषी बदिया करने के लिए सहमत नहीं होगा तो उस पर पाकिस्तान दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत अदालत उसे मौत की सजा, आजीवन कारावास या 25 साल की जेल की सजा दे सकती है। ये भी एक पॉइंट है इसका कि कोई भी अगर दोषी अगर नपुंसक नहीं बनना चाहता है, बदिया नहीं करना चाहता है या बदिया करने के लिए सहमत नहीं होगा तो उस पर पाकिस्तान दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके साथ अदालत उसे या तो मौत की सजा दे देगा या तो आजीवन कारावास दे देगा या 25 साल की सजा दे सकती है, ये भी प्रावधान कहा गया है। और इस अध्यादेश के अनुसार सजा का फैसला जो होगा अदालत पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, कुछ भी दे दे, या तो उसकी मौत की सजा दे दे, आजीवन कारावास दे दे या 25 साल की जेल की सजा दे सकते हैं, अदालत पर डिपेंड है। और निर्भर करता है न्यायाधीश रासायनिक पदीयकरण या पाकिस्तान दंड संहिता के तहत सजा का आदेश दे सकता है। तो ये सब पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो एटलीस्ट आपको इतना चीजें पता होनी चाहिए कि भैया उसकी सहमति लेना जरूरी है, नहीं तो वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है कि भैया आपको सहमति नहीं ली गई है। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और अगर वो मान लीजिए कि सहमत नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो दंड संहिता होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 25 साल तक की सजा हो सकती है, मौत की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकता है। और इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इस अध्यादेश के अनुसार सजा का जो फैसला होगा वो अदालत पर डिपेंड करता है कि अदालत के न्यायाधीश जो होंगे, जो जज साहब बैठेंगे, वो कैसा फैसला देना चाहते हैं। और रासायनिक बदीकरण या पाकिस्तान दंड संहिता के तहत सजा का आदेश दे सकते हैं, जो भी दे सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखते हैं और क्या क्या है भाई साहब। प्रस्तावित अध्यादेश जो है बलात्कार पीड़ितों की जांच के लिए किए जाने वाले विवादास्पद टू फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित करता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इस परीक्षण को अवैज्ञानिक, चिकित्सीय रूप से अनावश्यक और अविश्वसनीय घोषित कर चुका है। और मानवाधिकार समूह ने इस परीक्षण को आक्रामक, अपमानजनक और महिला के सम्मान और निजता के अधिकार के घोर उल्लंघन की संज्ञा दी है। किसको ये दिया है, इस टेस्ट को जिसका नाम था टू फिंगर टेस्ट को प्रतिबंधित किया है, क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो अपना था उसने पहले इसको रिजेक्ट कर चुका है। इसको पहले इस परीक्षण को कह चुका है कि भैया देखो ये अवैज्ञानिक परीक्षण है, चिकित्सीय रूप से अनावश्यक परीक्षण है और अविश्वसनीय है, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते ऐसे परीक्षण पर, टू फिंगर टेस्ट परीक्षण को। और मानवाधिकार समूह ने भी इस कहा है कि इस परीक्षण को भैया हम आक्रामक मानते हैं, अपमानजनक मानते हैं और हम महिला के सम्मान और निजता के अधिकार के घोर उल्लंघन की संज्ञा भी हम इसको देते हैं। तो इस चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, इस कानून में ऐसा कहा गया है। और देखते हैं क्या क्या है। अध्यादेशों में बलात्कार के मामलों में सुनवाई कराने के लिए विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान है, जो शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूं। और विशेष अदालतों के लिए विशेष अभियोजनों की भी नियुक्ति की जाएगी। और प्रस्तावित कानूनों के अनुसार एक आयुक्त या उपायुक्त की अध्यक्षता में बलात्कार विरोधी प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा, ताकि प्राथमिकी, चिकित्सकीय जांच और फोरेंसिक जांच का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। तो यही सब कानून है, एक आयुक्त होंगे या उपायुक्त होंगे, उनकी अध्यक्षता में सब कोई मैटर सॉल्व किया जाएगा। बलात्कार विरोधी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, ताकि जो भी प्राथमिकी है या चिकित्सकीय जांच है या फोरेंसिक जांच का शीघ्र ही पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। तो इसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें आरोपी द्वारा बलात्कार पीड़िता से जिस पर भी रोक लगा दी गई है, जिस तरह से केवल जज और आरोपी के वकील ही पीड़िता से जिरह कर सकते हैं, मतलब पीड़ित से जिरह पर भी रोक लगा दी गई है, ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसमें आरोपी द्वारा बलात्कार पीड़ित से जिरह करने पर भी रोक लगा दी गई है और केवल जज होंगे और वो आरोपी होगा, आरोपी के जो वकील होंगे, जज और आरोपी के वकील ही पीड़ित जो होगा उससे जिरह कर सकेंगे। यानी कि जो बलात्कारी व्यक्ति होगा वो पीड़िता से जिरह नहीं कर सकता, इस पर रोक लगा हुआ है। लेकिन जज साहब और आरोपी के जो वकील होंगे वो पीड़िता से जिरह कर सकेंगे, वकील ही पीड़िता से जिरह कर सकेंगे। इसके अलावा मुकदमे की इन कैमरा सुनवाई होगी, पीड़िताओं और गवाहों की सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो पीड़िता है उसके साथ पिक्चरों में भी आप लोगों ने देखा ही होगा,
जांच और परीक्षण के दौरान आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। पीड़ितों को कानूनी सहायता दी जाएगी। पीड़ितों के लिए स्वतंत्र सहायता सलाहकारों की नियुक्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अच्छी बात है, ये सब चीजें करनी चाहिए। भाई किसी भी पीड़िता कोई भी है उसको प्रोटेक्शन देना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। और आप लोग तो भली बात इन सब चीजों से परिचित होंगे भी। ठीक है। तो इसके अलावा जो मुकदमे की जो सुनवाई होगी ऑन कैमरा होगी, इन कैमरा ट्रायल्स चलेगा इसमें। और पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा की जाएगी, बहुत जरूरी है। जांच और परीक्षण के दौरान जो आधुनिक जो मॉडर्न उपकरण होंगे उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। पीड़ितों को कानूनी सहायता दी जाएगी। पीड़ितों के लिए स्वतंत्र सहायता सलाहकारों की भी नियुक्ति के भी प्रावधान किए गए हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये सब जो कानून बनाया गया है पाकिस्तान कैबिनेट ने बलात्कारियों को नपुंसक करने को मंजूरी दी है। तो सब चीज बता चुका हूं, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है बेटा। चलिए अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आईयूसीएन विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट 2020। एक मिनट रुक जाओ बेटा बस। तो क्या है ये रिपोर्ट, क्या कहता है ये रिपोर्ट, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आईयूसीएन विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट 2020, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2020। तो जो पहला मैंने चीन और ऑस्ट्रेलिया के विवाद के बारे में बताया, दूसरा मैंने क्वाड वर्ड के बारे में उसी में बताया था मैंने, दूसरा मैंने आपको बताया था आपका कौन सा, पाकिस्तान में एक अध्यादेश लाया गया है नपुंसक वाला जो बनाने वाला अध्यादेश है, जिसमें उसकी मंजूरी जरूरी है, बाकी उसके पक्ष को भी दिखाया गया है और कैसे कैसे क्या है पूरा डिटेल मैंने उसको बता दिया। आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। अगला जो मैं टॉपिक है आयुषियन विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट 2020, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। तो चलो करते हैं चर्चा। जलवायु परिवर्तन यूनेस्को के विश्व विरासत वाले स्थलों को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है और विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ और दर्जनों अन्य प्राकृतिक विरासत स्थलों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा कहा गया है। आगे हम धीरे धीरे चीजों को खोलेंगे, पहले जो बता रहा हूं पहले उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के कारण यूनेस्को के विश्व विरासत वाले स्थलों को तेजी से नुकसान पहुंच रहा है और विश्व विरासत जो आउटलुक है उसकी रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए ये बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ और दर्जनों अन्य प्राकृतिक विरासत स्थलों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो सामना जब पढ़ना पड़ रहा है तो आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भैया ऐसा क्यों है, चर्चा में क्यों है, और इसीलिए हम चर्चा में इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्या कारण है कि कहा गया है। अब हम बात करते हैं विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए जो विश्व विरासत आउटलुक जो रिपोर्ट होता है वो प्रत्येक 3 वर्ष में प्रकृति के संरक्षण के लिए यानी कि नेचर के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ माने आयुषियन द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट अगर कोई पूछे तो भैया कितने साल पे जारी किया जाता है, तो 3 साल पे, हर 3 साल पे जारी किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है, तो प्रकृति के संरक्षण के लिए किया जाता है, नेचर के संरक्षण के लिए किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा किया जाता है, आयुषियन द्वारा जारी किया जाता है। और 2014 से यह रिपोर्ट प्रत्येक 3 वर्ष में जारी की जा रही है। यानी कि 14 में किया, फिर 17 में किया 3 साल बाद, और 17 के बाद 3 साल जोड़ोगे इसमें तो इतना तो सीसेट सभी ने पढ़ा होगा 2020, तो 2020 में जारी किया जा रहा है। गौरतलब है कि आयुषियन जो है प्राकृतिक स्थलों के संबंध में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के लिए आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। यानी कि जो आयुषियन है जो अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है वो क्या करता है, जितने भी प्राकृतिक स्थल के संबंधों में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल समिति के आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और ये क्या है भैया, 3 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देता है और इस साल भी रिपोर्ट आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा बेटा तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और चीजें देख लेते हैं जो कि जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लो। आयुषियन, आयुषियन है, सीधर आ गया आयुषियन विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में देख लेते हैं कि विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन से सिकुड़ते ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ और सूखा की स्थिति है, प्रवाल विरंजन के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 252 विश्व धरोहर स्थलों में से 83 प्राकृतिक स्थलों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये भी चीजें बताई जा रही हैं।
तो जलवायु परिवर्तन से सिकुड़ते ग्लेशियर हो जा रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, बाढ़ और सूखा की समस्या हो रही है। प्रवाल विसर्जन के कारण यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध 252 विश्व धरोहर स्थलों में से 83 प्राकृतिक स्थलों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक पॉइंट है आपके पास, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3। चलिए और बात करते हैं, और क्या क्या समस्या हो रही है, क्या हो रहा है। पिछली वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट के बाद से 16 विश्व धरोहर स्थलों का अत्यधिक ह्रास हुआ है, जबकि केवल 8 धरोहर स्थलों में सुधार हुआ है। ये भी इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ, जहां समुद्र सतह के गर्म होने, अम्लीयता और चरम मौसमी दशाओं ने प्रवाल विरंजन के साथ समुद्री प्रजातियों की आबादी को कम किया है। और ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक संकट वाले 4 धरोहर स्थलों में से एक ग्रेट बैरियर रीफ भी है, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो इसको ध्यान से जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। इस रिपोर्ट में ये भी कहा है, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, कि ग्रेट बैरियर जो रीफ है हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट बैरियर रीफ, जहां समुद्र सतह के गर्म होने, जो समुद्र का लेयर है उसको गर्म होने, अम्लीयता और चरम मौसमी दशाओं ने प्रवाल विरंजन के साथ समुद्री प्रजातियों की आबादियों को कम किया है। जो समुद्र की जो प्रजातियां हैं उनकी आबादी कम हुई है। और इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक संकट वाले 4 धरोहर स्थलों में से एक है ग्रेट बैरियर रीफ। ये समस्या वहां पे उत्पन्न हो गई है। तो ये भी चीजें हैं। और बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य में। मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी के संरक्षित क्षेत्रों के द्वीप भी जलवायु परिवर्तन के कारण इस रिपोर्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए हैं। और इसके अलावा स्पेन में गर्जोनो नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओलंपिक नेशनल पार्क और मैक्सिको का मोनार्क बटरफ्लाई बायोस्फीयर रिजर्व अत्यधिक खतरे का सामना कर रहे हैं। तो ये भी चीजें हैं भाई, एक चीजें नहीं, जब जलवायु परिवर्तन होगा तो कई सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो वही मैं बता रहा हूं कि मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी के संरक्षित क्षेत्रों के द्वीप भी जलवायु परिवर्तन के कारण इस रिपोर्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए हैं। इसके अलावा जो स्पेन में गाराजोनो नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओलंपिक नेशनल पार्क, ठीक है, और मैक्सिको का मोनार्क बटरफ्लाई बायोस्फीयर रिजर्व अत्यधिक खतरे का सामना कर रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब खतरे का सामना करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के माध्यम से ही तो हमें पता चलता है कोई भी चीजें। तो ये सब चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको बताने की कोशिश किया गया है। और इसी कारण ये रिपोर्ट भी आपको दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं और भी तथ्य देखिए। रिपोर्ट में 63% धरोहर स्थलों को बेहतर या कुछ चिंताओं के साथ बेहतर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और 30% को महत्वपूर्ण चिंता या सिग्निफिकेंट कंसर्न को श्रेणी में है, और 7% को अत्यधिक संकट वाली श्रेणी में रखा गया है। यानी कि 100 में 63% धरोहर स्थलों को बेहतर या कुछ चिंताओं के साथ बेहतर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, 30% को महत्वपूर्ण चिंता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, और 7% को अत्यधिक संकट वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और रिपोर्ट में विश्व धरोहर स्थलों के समक्ष जलवायु परिवर्तन के संकट के अतिरिक्त आक्रामक विदेशी प्रजातियों, पर्यटन, शिकार और मछली पकड़ना और पशुचारण जैसी मानव गतिविधियों को भी प्रमुख संकट माना गया है। तो ये भी चीजें हैं, ये भी आपको देख सकते हैं इस रिपोर्ट में, कि विश्व धरोहर स्थलों के समक्ष जलवायु परिवर्तन के संकट के अतिरिक्त आक्रामक विदेशी प्रजातियों, पर्यटन, शिकार और मछली पकड़ना और पशुचारण जैसी मानव गतिविधियों को भी प्रमुख संकट। भाई जब जलवायु परिवर्तन होगा तो एक नहीं अनेक समस्याएं उत्पन्न तो होंगी। तो वही चीजें मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 63% स्थलों को बेहतर या कुछ चिंताओं के साथ बेहतर श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 30% को महत्वपूर्ण चिंता को श्रेणी में रखा गया है, और 7% को अत्यधिक संकट वाली श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि इस रिपोर्ट में विश्व धरोहर स्थलों के समक्ष जलवायु परिवर्तन के संकट के अतिरिक्त आक्रामक विदेशी जो प्रजातियां हैं, पर्यटन और शिकार और मछली पकड़ना, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज वेट, पकड़ना और पशुचारण जैसी मानव गतिविधियों को भी प्रमुख संकट माना गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी बात हम कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि सब चीजें जरूरी हैं। विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं ये भी जानिए क्या होते हैं। यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे वन क्षेत्र हो,
पर्वत हो, झील हो, मरुस्थल हो, स्मारक हो, भवन हो या शहर हो इत्यादि को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। यानी यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं? तो विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों को कहते हैं, जैसे जो वन क्षेत्र है, मान लीजिए पर्वत का है, झील है, मरुस्थल है, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं। यह समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है। किसके देखरेख में करती है? यूनेस्को के देखरेख में करती हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है, जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी चीज है, आप लोग जानिए कि विश्व विरासत स्थल किसे कहते हैं। तो यूनेस्को के अनुसार क्या है भैया विश्व विरासत स्थल? ऐसे खास स्थान, ऐसे स्पेशल प्लेस जहाँ वन क्षेत्र हो, पर्वत हो, झील हो, मरुस्थल हो, स्मारक हो, भवन हो, शहर हो इत्यादि को कहा जाता है। और को बता सकता है कि विश्व विरासत स्थल की जो मैं बात कर रहा हूँ यूनेस्को की श्रेणी में, इस बार मूर्त और अमूर्त के बारे में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूर्त सूची, अमूर्त सूची। तो कोई बता सकता है क्या कि रिपोर्ट पे अभी लेटेस्ट में कौन आया है जगह? कमेंट करके आप बताइएगा मुझे। यह समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित व संरक्षित करना होता है, जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आराम से देखिए, मजे से देखिए, आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है। और देखिए क्या होते हैं विश्व विरासत स्थल। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को स्थल समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, और प्रत्येक विरासत स्थल उस देश की विशेष संपत्ति होती है जिस देश में वो स्थल स्थित हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के लिए इनका संरक्षण करें। भाई जाहिर सी बात है, जो हम संरक्षण करेंगे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो संरक्षण करेंगे। तो इसीलिए यूनेस्को के द्वारा ये सब काम चीजें कर रहे हैं, और इसीलिए बताया गया है कि कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को स्थल समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जो समिति के द्वारा दी जाती है। और प्रत्येक विरासत स्थल उस देश की विशेष संपत्ति होती है जिस देश में वो स्थल स्थित होते हैं। मान लीजिए भारत में, तो भारत में संपत्ति है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आने वाली पीढ़ियों के लिए और मानवता के लिए इनका संरक्षण कर सके। ठीक है, इसको आप लोग आराम से देखिएगा। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं और भी चीजों को। देखिए कि विश्व धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होती है, कोई प्रक्रिया होती है क्या? वैसा प्रक्रिया देखते हैं। किसी भी देश को पहले चरण में किसी स्थल की अस्थायी सूची तैयार करना होता है। यानी कि जो पहला चरण होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है, उसमें किसी भी स्थल की अस्थायी सूची तैयार करना होता है, और कोई भी देश ऐसी किसी संपदा को नामांकित नहीं कर सकता है जिसका नाम उस सूची में पहले से ही सम्मिलित नहीं हुआ हो। ये भी पहला पॉइंट है। और दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है। यानी कि पहली सूची में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट चरण में क्या होता है, इस स्थल की एक अस्थायी लिस्ट, एक अस्थायी सूची तैयार की जाती है, और कोई भी देश ऐसे किसी संपदा को नामांकित नहीं कर सकता है जिसका नाम उस सूची में पहले से ही सम्मिलित नहीं हुआ हो। और दूसरे चरण में विश्व धरोहर केंद्र द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह देते हैं और सहायता प्रदान करता है। तो इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक। उसके बाद क्या होता है, तीसरा चरण आता है, चौथा चरण आता है, तो तीसरे चरण की बात। तीसरे चरण में नॉमिनेशन फाइल को दो स्वतंत्र संगठनों द्वारा आकलित किया जाता है, और ये है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ। यानी कि दो स्वतंत्र संगठन है, दो स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको आकलित किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद होता है और विश्व संरक्षण संघ होता है। और ये संस्थाएं फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश करती हैं, और चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है, वही डिसीजन देता भी है। इसके साथ ही साथ विश्व धरोहर समिति साल में एक बार बैठक करती है, और उसी बैठक में तय होता है कि नामांकित संपदा को क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है कि नहीं है। यानी कि टोटल 4 स्टेज से गुजरता है, और जब 4 स्टेज से गुजरता है तो लास्ट में जब निर्णय देने की बारी आती है, तो उस समिति डिसाइड करती है, उस समिति के लोग डिसाइड करते हैं कि क्या इसको रखा जाए कि ना रखा जाए। तो ये चारों स्टेज बेटा आराम से इसको पढ़ लेना, जो मैं स्टेज बताया हूँ। जीवन में जो भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि ये हमेशा पेपर्स में पूछे जाते हैं।
जैसे मैंने कहा कि विश्व धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की क्या प्रक्रिया है, तो मैंने आपको प्रक्रिया बताया, प्रोसेस बताया कि क्या प्रोसेस होता है। पहले चरण में क्या होता है कि पहले चरण में किसी स्थल की अस्थायी एक सूची तैयार की जाती है, ठीक है। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरा चरण ये कहता है कि कोई भी देश किसी भी संपदा को नामांकित नहीं कर सकता जिसका नाम उस सूची में पहले से ही सम्मिलित नहीं हुआ हो। और तीसरा चरण क्या करता है, उसके बाद दूसरे चरण में क्या होता है कि विश्व धरोहर केंद्र द्वारा क्या होता है, धरोहर सूची बनाने में सलाह देता है और उसकी सहायता प्रदान करता है। फिर आता है नंबर तीसरा, जो मैंने बताया आपको कि तीसरे चरण में क्या होता है, नॉमिनेशन फाइल को दो स्वतंत्र संगठन द्वारा आकलित किया जाता है, उसका रिव्यू लिया जाता है भैया क्या है आखिर ये। उस एक जो आपका रिव्यू लेता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद लेता है, और दूसरा लेता है विश्व संरक्षण संघ लेता है। और ये जो संस्थाएं होती हैं फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश करती हैं। और चौथे चरण में क्या होता है सर, विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है, वो समिति निर्णय लेगी और उसके बाद विश्व धरोहर समिति साल भर में एक बार बैठक भी करती है, और उसी बैठक में तय होता है कि नामांकित संपदा को क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है कि नहीं करना है। तो इस प्रोसेस को आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है पेपर में आपसे कहीं से भी घुमा फिरा के किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे, आईयूसीएन, विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को, कुछ भी पूछे, उसका प्रोसेस पूछे, तो एटलीस्ट आप लोग उसको बता सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा प्रक्रिया इसका। और आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल किसे कहते हैं, सांस्कृतिक धरोहर स्थल कैसे कहते हैं, जब चीजें देख लेते हैं, ये भी चीजें जब इतना देख ही रहे हैं तो बात करते हैं प्राकृतिक धरोहर स्थल। ऐसे धरोहर स्थल जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हो, ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर या वैज्ञानिक महत्व भी होना चाहिए। इसके साथ ही यह धरोहर किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकती है। भाई प्राकृतिक नेचर की जब बात होगी तो प्राकृतिक धरोहर स्थल में कौन से आएंगे, तो ऐसे धरोहर स्थल जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हो, या तो फिजिकल रूप में बनाया गया हो या नेचर ने उसको बनाया हो, और ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर होते हैं या बहुत वैज्ञानिक महत्व भी होना इनका चाहिए। और इसके साथ ही साथ यह धरोहर जो होता है किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकती है। दूसरा है सांस्कृतिक धरोहर स्थल। सांस्कृतिक की जब बात आएगी तो क्या है इसमें देखो, इसमें कोई स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी की गुफा तथा शिलालेख आदि शामिल हैं जो ऐतिहासिक सौंदर्य, जाति, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्व की हो। तो ये होती है सांस्कृतिक धरोहर स्थल। यानी कि पहला है प्राकृतिक जिसमें नेचर की बात की गई है, दूसरा है सांस्कृतिक जिसमें स्थापत्य की इमारतों की बात की गई है, जिसमें स्मारक की बात की गई है, जिसमें मूर्तिकारी की बात की है, जिसमें चित्रकारी की गुफा तथा शिलालेख आदि शामिल है, इसकी बात की गई है, जो ऐतिहासिक सौंदर्य, जाति, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्व की हो, इसके बारे में हम बात करेंगे सांस्कृतिक धरोहर स्थल के में। ठीक है, और हम बात करते हैं तीसरा जो है मिश्रित धरोहर स्थल। भैया ये कौन सा है मिश्रित धरोहर स्थल? मिश्रित धरोहर स्थल वो धरोहर स्थल जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तरफ में अहम हो, प्रकृति में हो और सांस्कृतिक दोनों तरफ से हो, तो वो मिश्रित धरोहर स्थल हो जाएंगे। इसके बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं कि क्या है ये भैया अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संघ आयुषियन के बारे में। इतना सब मैंने बता दिया। देखिए एक टॉपिक से कितने सब टॉपिक निकल रहे हैं आप खुद देखते चले जाइए। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, मिश्रित, आयुषियन, यूनेस्को, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आयुषियन, क्या है ये सब चीजें आप लोग खुद देखिए इसके। तो एक चीज से कई चीजें जुड़ी हुई होती है, इसीलिए मेरा पूरा कोशिश होता है कि सब कुछ बताया जाए, डिटेल में बताया जाए, ताकि बच्चों को याद भी रहे। क्या प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकंड होता है, थर्ड क्या होता है, रिव्यू लिया जाता है, फोर्थ में डिसीजन दिया जाता है, ये सब चीजें आपको बता चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन, कई बार पेपर में पूछा भी गया है, दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। और आईयूसीएन सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ होता है, जिसमें सरकार, आयुषियन, सरकारों तथा नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संघ होता है, एक फेडरेशन होता है, और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। और अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आयुषियन का घोषित जो लक्ष्य है, विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। यानी कि आयुषियन के बारे में आपने क्या जाना कि भैया आयुषियन आखिर है क्या,
इसकी स्थापना कब की गई है और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से देखिए कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसे द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहते हैं, जिसे आयुषीएन कहते हैं, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है, और इसकी स्थापना 48 में होती है, 1948 में होती है। और आयुषीएन जो होता है सरकार और सामाजिक संगठन, जो नागरिक समाज दोनों से मिलकर बना एक संगठन होता है, एक संघ होता है ये, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित होता है। इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आयुषीएन का घोषित जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, विश्व के सबसे विकट पर्यावरण विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। तो इन चीजों के बारे में आप लोग एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के हिसाब से, ठीक है। और भी देखते हैं, इसके साथ ही साथ और भी कुछ जानिए इनके बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क से प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची प्रकाशित करता है। जो सूची पढ़ते होंगे ना, रेड डेटा लिस्ट, आईयूसीएन, ये सब चीजें पढ़ते होंगे आप, जो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है, जो रेड डेटा लिस्ट कहते हैं, रेड डेटा लिस्ट। ये भी पेपर में कई बार पूछता है चीजें, रेड डेटा लिस्ट क्या होता है, आईयूसीएन की रेड डेटा लिस्ट में क्या होता है, और जो होता है वो विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी को दर्शाती है। तो ये भी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को के बारे में भी जान लीजिए, यूनेस्को आखिर है क्या। तो यूनेस्को का जो पूर्ण नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण के लिए प्रयासरत है। यानी यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का पहले तो फुल फॉर्म ही जानो कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन होता है। और ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति निर्माण के लिए प्रयासरत होती है। और यूनेस्को के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्य को प्राप्ति में योगदान करना होता है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको मैंने पढ़ाया भी है। और इसके साथ ही साथ मैंने सतत विकास लक्ष्य जो है 2030, ये भी कई बार पढ़ा चुका हूँ, पेपर में पूछ भी चुका है, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई। और इसका मुख्यालय जो है फ्रांस की राजधानी जो होती है, जिसका नाम है पेरिस, वहां पर इसका मुख्यालय है। तो एक चीज से देखिए, यूनेस्को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो यूनेस्को के बारे में होलिस्टिक आपको दे दिया गया। यूनेस्को क्या क्या काम होता है, पहले तो उसका पूरा पूरा नाम जानिए, यूनेस्को का मतलब क्या है, उसमें कहाँ की एजेंसी है, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। ये किस किस सेक्टर में काम करती है, किसके लिए प्रयासरत है, ये सब बता दिया है। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति बनाने का काम करती है। ये भी बताया कि यूनेस्को के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु में एजेंडा 2030 को भी लेकर परिभाषित किया गया है, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान के लिए भी किया गया है। ये भी बताया कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय जो है, जो हेडक्वार्टर है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो इतना आप यूनेस्को के बारे में एटलीस्ट इतना आपको ज्ञान रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं यूनेस्को विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020। अगला टॉपिक है। यहां तक कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, आप हमसे संवाद कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट किसी को भी हो। तो डाउट है किसी को भी, बेटा डाउट हो तो पूछो। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। और वैसे भी ये साल जो है, इतना मैंने आपको बताया, जो भी टॉपिक पढ़ाया, चाहे आईयूसीएन से रिलेटेड पढ़ाया, चाहे मैंने यूनेस्को पढ़ाया, चाहे मैं क्वाड के बारे में पढ़ाया, चाहे चीन ऑस्ट्रेलिया के संबंध के बारे में पढ़ाया, चाहे मैं आपको पाकिस्तान का जो अध्यादेश आया था, नपुंसक वाला जो अध्यादेश था, उसके बारे में पढ़ाया, उसकी अदालत के बारे में पढ़ाया, क्या क्या कानून है ये पढ़ाया। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं बेटा, ये चीजें जो है आपके मेंस में बड़े काम आएंगे। मेंस में बिहार में इंटरव्यू भी चल रहा है, बिहार पीसीएस का, तो उसमें भी काम आपके आ सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, हर साल काम देंगे आपको पेपर। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि काम पहली बार देगा, पढ़ लिया मैं भूल गया। फैक्चुअल डेटा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो उसका पूरा डिटेल एटलीस्ट आप लोग पढ़िएगा और मजे से क्वेश्चन आएंगे।
यहाँ से क्वेश्चन बाहर कहीं जाएंगे ही नहीं, चाहे आप मेंस लिखते हो, चाहे आप इंटरव्यू देते हो, चाहे कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी तैयारी करते हो, तो कम से कम नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता बेटा, सही डायरेक्शन का नॉलेज अगर आपको दिया जाए तो। ठीक है, 3 टॉपिक पढ़ा, 3 टॉपिक के कम से कम 10 से 20 सब टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक में 8 और 10 सब तो सब टॉपिक में दे देता हूँ, तो आराम से इसको पढ़िएगा। अब हम बात करते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के बारे में, और देखते हैं मलेरिया, अभी तो हम महामारी लेके झेल ही रहे हैं, कोरोना महामारी, मतलब हम क्या, मतलब पूरा विश्व झेल रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। और महामारी के बीच में अगर हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो या तो देखो, तो राजा दो तरह से बनते हैं, या तो कोई गंभीर परिस्थिति आए, बहुत सारे राजा निकल जाएंगे, आपकी जो वो पेशेंस कब चेक होता है, आपकी विषम परिस्थितियों में सबसे ज्यादा चेक होता है कि आप टीके हैं कि इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, दिमाग हमारा कहीं स्टेबल है कि ये काम हम लोग कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए, मैं उसी में उलझा हुआ हूँ, कुछ पता ही नहीं करना क्या है, अरे महामारी आई है, उसकी दवा आएगी, वैक्सीन आएगी, सब कुछ आएगा, उसके लिए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम अपना बचाव ही तो कर सकते हैं। और अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट वैसे भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, प्रचार भी मैं बीच में कर रहा हूँ अनअकैडमी का। ठीक है, मैं भी एक प्लस एजुकेटर हूँ, मेरा नाम जायसवाल है, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, और किसी को भी जुड़ना हो तो इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टाइमिंग, डेट, जब जब मेरी क्लास होगी, चाहे अनअकैडमी के ऐप पर हो, चाहे मैं यूट्यूब पर हूँ, जहां भी हो आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से मैं हूँ, ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करके पीजे 01 है, 0 है और 1 है, याद रखिएगा, पी फॉर प्रिंस, जे फॉर जायसवाल, 01, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट भी आप पा सकते हैं। तो मैंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी खेलने वाला क्या करेगा, पेशेंस, धैर्य, महाराणा प्रताप के पास पेशेंस था, धैर्य था, लक्ष्य बनाया, कई बार हारे फिर जीते, वो अमर है, शहीद है, मतलब उनका योगदान है, लोग उनकी बारे में जानते हैं। बेवकूफों के बारे में कौन जानना चाहता है, अच्छे लोगों के बारे में तो जानेंगे, हम उनके स्ट्रगल से कुछ सीखने के बारे में जानेंगे। इसलिए महाराणा प्रताप जैसे वीर सूरवीर बहुत कम होते हैं। चेतक जो उनका घोड़ा था महाराणा प्रताप का, उसने भी बहुत बड़ा फर्ज निभाया, और आपने बहुत सारा देखा होगा, सब जानते भी होंगे। तो मेरे कहने का बस मतलब है कि कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, 2 प्लस या माइनस, आप आज हैं तैयारी कर रहे हैं, कोई पद के लिए तैयारी कर रहे हैं कि चलो मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं एसपी बन जाऊंगा, मैं डीएसपी बन जाऊंगा, मैं कुछ भी बन जाऊंगा, ब्लॉक का अधिकारी बन जाऊं, सीईओ बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, वहां जाएंगे तो फिर चुनौतियां आएंगी। चुनौती तो हर जगह है, कहाँ नहीं है चुनौती आपके पास। इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हमको कमेंट करते हैं कि सर मैं करंट अफेयर क्या पढ़ूं, मेरे पास तो कुछ आता है, भाई एक बैग नहीं आएगा आपको कुछ भी चीज। जो नए स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं आपको रामबाण दे दूं कि बेटा ये कर लो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको धीरे धीरे स्पॉन्टेनियस, धीरे धीरे आप चीजों को लेके चलिए। जब धीरे धीरे लेके चलेंगे तो ही चीजें और बेहतर होती जाएंगी, दूसरों से अच्छा करने की आप कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कोई नया लड़का है, उसको नहीं पता यूनेस्को क्या है, मैं बताया ना यूनेस्को क्या है, कब स्थापना हुई, क्या काम है, का हेडक्वार्टर है, क्यों किया गया है, किसको किसको डाला जाता है, कौन से सांस्कृतिक धरोहर सूची होती है, तो ये सारी चीजें धार्मिक सब कुछ तो बता चुका। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया के कम से कम एटलीस्ट एक छोटे बच्चे को तो ये पता चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। अरे वाह, छोड़ो, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यही यही कितना समझ आता। तो धीरे धीरे चीजें अच्छी होती चली जाएंगी, कोशिश करते रहिए। जिसका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करे, जिसका मेंस हो, मेंस की अच्छे से तैयारी करे, और जिसका प्रीलिम्स हो, जब भी प्रीलिम्स आपको देना हो, बहुत सारी परीक्षा, अनवरत परीक्षाएं अभी लगातार चलती रहेंगी, आप लोग पेपर देते भी होंगे, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे वो कोई भी तैयारी करते हो, एटलीस्ट सभी पेपर देते होंगे। और मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, देखो जीएस का जो पेपर होता है ना, 4 पेपर जो जीएस के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बेटा अपडेट बहुत जरूरी है। आपके पास सीमा है, एक लिमिट है कि आप 100 शब्द लिखिए, 200 शब्द लिखिए, तो शब्दों का चयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस शब्दों का चयन जितना पूछे उतना ही बताइए, जो पूछे टू द पॉइंट लिखिए, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। पूछे कुछ और बता कुछ और रहे तो फिर नंबर भी कुछ और मिलेगा। तो जितना बीच में मैंने सोचा कि मोटिवेशन भी आप लोगों को दे दूं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। और चलिए मैं अगला जो आपको बता रहा हूँ, विश्व मलेरिया रिपोर्ट है, 2020 का रिपोर्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है भैया, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू, हेल्थ मतलब ये एच, ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, हाल ही में
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। ठीक है, डब्ल्यू से होता है वर्ल्ड, एच से होता है हेल्थ, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। लिख भी दें क्या बेटा, वर्ल्ड, चलो लिख देता हूं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब तो खुश हो। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है, WHO ने जारी किया है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया के मामले में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति प्रोग्रेस की है। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में, भारत के बारे में कहा गया है। और इस समय कोई बता सकता है कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, कौन है हमारे, कोई बता सकता है? कमेंट करके हमको मिनिस्टर के बारे में बताइए। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है, जो WHO के द्वारा जारी किया जाता है, उसने कहा है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है WHO ने, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के लिए, जो मामले हैं उसमें कमी ला रहा है, उसके लिए वो अधिक से अधिक प्रगति कर रहा है, प्रभावी प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो वही इस रिपोर्ट में कहा गया है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 29 है ये। आगे देखते हैं और क्या क्या है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु हैं, उस बिंदु के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट गढ़ती अनुमानों के आधार पर दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों के बारे में आंकड़े जारी करता है। तो जाहिर सी बात है, जब रिपोर्ट है तो रिपोर्ट पे आंकड़े आएंगे, तभी तो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा। और आंकड़े आए हैं, बताया गया कि भारत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, मलेरिया के मामले कम हो रहे हैं। तो ये सब चीजें इस आंकड़ों में अनुमान बताया गया है। उसी के आधार पर सम्मानित जो आंकड़े जो लिए जाते हैं, जो डेटा ली जाती है, उसी के आधार पर किसी भी देश के बारे में हम कहते हैं। तो भारत के बारे में ऐसा प्रतीत हुआ है कि इस मामले जो है मलेरिया के डिक्रीज हो रहे हैं, काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं इस मामले में। और आगे देखते हैं कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभावित ऐसा अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस मामलों में 17.6% की कमी दर्ज की गई है। तो देखिए, प्रोग्रेस तो हो रहा है। जहां 2018 और 2019 की बात आ रही है, एक साल के अंदर देखिए हम कितने का फायदा पा रहे हैं, बेनिफिट पा रहे हैं, 17.6% के बराबर हम बेनिफिट पा रहे हैं। मतलब मामले कमी आई है, यानी कि हमारे लिए एक तरह से प्लस पॉइंट है। तो प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, बस इस रिपोर्ट पे यही बताया गया है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। कि रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के आधार पर WHO द्वारा जो प्रकाशित की गई है, उस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि भारत ऐसा देश है जिसने मलेरिया के मामलों में कमी लाया है, अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है उस पे। और 2018 के मुकाबले में 2019 में मलेरिया के मामलों में 17.6% की कमी दर्ज की गई है। तो आपका कोई भी पेपर होगा बेटा, देखना इस डेटा बहुत काम आएगा आपके। इसलिए 18-19 का रिपोर्ट जरूर देखिए, 20 का भी रिपोर्ट देखिए, और क्या कौन कहता है, किस तरीके का क्या है, सब चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और भी जानिए क्या क्या रिपोर्ट से जुड़े मुख्य बिंदु हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में, क्योंकि 18-19 का तो मैंने बता ही दिया, में अक्टूबर महीने तक मलेरिया के कुल 1,57,284 मामले दर्ज हुए, जो कि 2019 की इस अवधि में 2,86,091 मामलों की तुलना में 45.02% की गिरावट को दर्शाता है। अब ये देखो कि 2018 फिर 2019 17.6, मैंने यही बताया कि मामले थे। और 2019 और 2020 की अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा होगा कि 45.02% की कमी दर्ज की गई है। तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट से कम नहीं है। मलेरिया के मामले में कोरोना महामारी तो देख ही रहे, वैसे ही फैल रही है, स्थिति कितनी नदारद है आप देख ही रहे हैं। वैक्सीन चलिए आ रहा है, ट्रायल किया जाएगा, बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहा है उस रिपोर्ट के अनुसार है 18 और 19 के बीच में 17.6 और 19 और 20 के बीच में आपने देखा होगा कि मामलों की तुलना में, जैसे कहा गया है रिपोर्ट में, कि 45.02% की कमी दर्ज की गई है, गिरावट को दर्शाता है। तो इस मामले को देख लीजिएगा आप लोग। आगे बात करते हैं और भी सब चीजों के बारे में। ठीक है, और बिंदु देखिए कि भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है, और यह 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, थोड़ा हमको कमेंट करके कोई महारथी बताएगा कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। अगर 1 मिलियन में मान लीजिए 10 लाख ही होते हैं, तो 20 मिलियन में कितने लाख होंगे, 20 गुणे 10 लाख कर दीजिएगा। और ये डिक्रीज होकर कितने हो गए हैं, 20 से हो गए हैं 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख के आसपास। ठीक है, तो इनकी गिरावट दर्ज की गई है। और साल 2000 से लेकर 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% की गिरावट, और मौत के मामले में 73.9% की गिरावट दर्ज की गई है। तो जितना भी रिपोर्ट मैंने दिया है,
बेटा कहीं से भी किसी तरह का भी अगर मान लीजिए कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई इससे आ गया तो वो सब काम देगा, काम जरूर देना चाहिए भाई। टॉपिक ही ऐसा है। हम 18 और 19 का रिपोर्ट देख रहे हैं, 19 और 20 का रिपोर्ट देख रहे हैं, फिर 2000 से लेकर 2019 तक का रिपोर्ट देख रहे हैं और स्थिति देख रहे हैं कि अच्छी चलती आ रही है यार। मौत के मामले कम हो रहे हैं, ये हमारे लिए अचीवमेंट है ना, अच्छी बात है ना, हम उस पर काम अच्छे से कर रहे हैं। वो भी मलेरिया जैसे रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ता हूँ। और भी देखो, कुछ और भी देखना है तो देख लो। देखने में क्या आता है, भारत में वर्ष 2000 में 20,000 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 20,31,790 मामले और 932 मौतें। और 2019 में कितना है, 3,38,494 मामले, 77 मौतों के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34% की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामले में 92% की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है। और इस तरह सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों या जीजी का जो गोल है, उसमें छठे लक्ष्य वर्ष 2000 से लेकर 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50 से 75% की गिरावट लाने को हासिल कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में यही कहा गया है, इसको आराम से आप लोग देख लीजिएगा। जितना बता रहा हूँ बेटा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन मानिए। और ये राज्य के बारे में देखना चाहते हैं तो वर्ष 2019 में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्यों में मलेरिया के मामलों के कुल करीब 45.47% मामले दर्ज हुए थे। और भारत के कुल 3,38,494 मामलों में से 1,53,909 मामले इसके अलावा फेल्सीपेरा मलेरिया के भारत में दर्ज कुल 1,56,940 मामले में से 1,10,708 मामले इन राज्यों में दर्ज हुए, जो कि कुल मामलों का 70.54% है। और इन्हीं राज्यों में से हर 77 में से 49 मौतें भी दर्ज हुई है। इतना डीप नहीं, बस जितना बताया बहुत है। अगर परसेंटेज देखना है तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना डीप देखेंगे तो फिर डीप हो जाएंगे आप लोग, जितना देखना है उतना देखो। इसके साथ ही साथ और भी देखते हैं क्या है मलेरिया रोग। जो मलेरिया आखिर है, रिपोर्ट बनाया जा रहा क्या है आखिर ये मलेरिया। तो मलेरिया मादा एनोलीज जाति के मच्छरों से मलेरिया का रोग फैलता है। और यह एक प्रकार का बुखार है जो ठंड या सर्दी मतलब कपकपी लगकर आता है। जब मलेरिया होता है तो गाना भी सुने होंगे, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, तो गाना सुने होंगे आप सभी। तो मलेरिया मादा जो होता है एनालीज जाति के मच्छरों से मलेरिया का रोग फैलता है। और यह एक प्रकार का बुखार है जो ठंड या सर्दी कभी लगकर आता है। और मलेरिया रोगी का रोजाना एक या एक दिन छोड़कर तेज बुखार आता है। तो बुखार आएगा, ठंड होगा, सर्दी होगा, गर्मी होगा, सब कुछ होगा। ठंड और सर्दी लगेगा, गर्मी नहीं, ठंड सर्दी होगा, कपकपी लगेगा। तो मलेरिया रोगी रोगी का रोजाना एक या दो दिन छोड़कर तेज बुखार आता है। और मलेरिया का कारण है मलेरिया परजीवी कीटाणु, जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप होता है ना, लेंस टाइप का, उससे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप द्वारा। और ये परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, परजीवी मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के खून में ये पाए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मलेरिया क्या है, ये भी एनालिज जाति के जो मच्छर हैं, ये भी कई बार पूछा गया है पेपर में, तो इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या हम जानेंगे। क्या है मलेरिया रोग में। भारत में मुख्यतः मलेरिया के लिए दो प्रकार के परजीवी जिम्मेदार हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हैं, एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एवं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये मच्छर जब मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काटता है तब उसके खून में मौजूद प्लाज्मोडियम को अपने शरीर में खींच लेता है। और लगभग 8 से 10 दिन तक ये मच्छर मलेरिया फैलाने में सक्षम हो जाता है। और यह परजीवी लार के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे जो स्वस्थ व्यक्ति भी होता है, व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। तो दो प्रकार के बताया मैंने परजीवी जिम्मेदार है। पहला यह है प्लाज्मोडियम फैलिसिफोरम और प्लाज्मोडियम वाई वैक्स। और क्या होता है इससे, जब ये मच्छर मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को काटता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित है, उस व्यक्ति को अगर ये काटेगा तो उसके खून में मौजूद जो प्लाज्मोडियम को अपने शरीर में खींच लेता है। और लगभग 8 से 10 दिन तक ये मच्छर जो होता है मलेरिया फैलाने में सक्षम होता है। और यह परजीवी लार के साथ शरीर में प्रवेश करता है, इंटर कर लेता है आपके लार के रास्ते, जिससे स्वस्थ व्यक्ति को भी मलेरिया हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो बेटा इससे बच के रहना, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं देखो।
भारत में मलेरिया सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, सब जगह है, और मलेरिया के अधिकांश मामलों की सूचना देश के पूर्वी और मध्य भागों से प्राप्त हुई है, और उन राज्यों से प्राप्त हुई है जहां वन, पहाड़ी, जनजातीय क्षेत्र है। और इन राज्यों में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तथा कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम शामिल है, ताकि जलवायु परिवर्तन से मलेरिया के मामलों में तेजी आई है। तो जो जो से प्रभावित क्षेत्र है, बढ़िया है, अपना यूपी नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, यूपी होगा भी थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है मैं बता रहा हूँ कि मलेरिया के अधिकांश मामलों की सूचना देश के पूर्वी और मध्य भागों से प्राप्त हुई है। तो जो पूर्वी भाग है और जो बीच वाले भाग है, जो पूर्व के भाग है और जो बीच वाले भाग है, यही ना होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। इतना तो पढ़ा तक पता ही होगा डायरेक्शन में, इतना तो सबको पता है ना। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम शामिल है। और हालांकि ये कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो है, मलेरिया के मामलों में तेजी आई है। ये सब चीजें आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और देखते हैं सरकार के द्वारा, भाई जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रयास तो उन्मूलन के किए जाएंगे। तो मलेरिया उन्मूलन के प्रयास भी देख लीजिए। जब मलेरिया पढ़ाई रहा हो 2020, तो उसके बारे में देख लीजिए। भारत सरकार के प्रयास है कि राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में, जो जो राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो बाहर एवं घरों के भीतर डीडीटी का छिड़काव करने पर केंद्रित था। छिड़काव जो होता था ना, आप देखते होंगे, आते होंगे नगर पालिका वाले छिड़काव करने। इसके साथ ही साथ 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ये भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। 53 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में था, जो छिड़काव किया गया था, और इसको 58 में फिर इसको प्रारंभ किया गया था। इसको भी आप लोग देख लीजिए। और भी देखते हैं, सरकार तो प्रयास कर ही रही है। और भी देखिए मलेरिया उन्मूलन के क्या प्रयास हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय या भारत में मलेरिया और अन्य बीबीडीएस, जिसमें डेंगू है, लिम्फोसाइट फाइलेरिया है, काला आजार रोग है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, और चिकनगुनिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। इस पे भी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और भी देखते हैं आगे, और भी क्या क्या फ्रेमवर्क सरकार ने किया है मलेरिया उन्मूलन के लिए। राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, तो भारत सरकार ने फरवरी 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 16 से लेकर 30 तक का, वही 30 का लक्ष्य भी मैंने बताया था, अपनाया है। और 2016 में भारत ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था। और भारत में 2030 तक मलेरिया के जड़ से खत्म होने का लक्ष्य रखा गया, जो एसडीजी गोल भी रखा गया है, सतत विकास लक्ष्य भी अपने। और मलेरिया के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना भी है कि डब्ल्यूएचओ के साथ जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 17 से 22 की शुरुआत की गई है। और इसके अनुसार 2027 तक भारत को मलेरिया मुक्त किया जाना है। तो भैया 27 का हम वेट करेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया उन्मूलन है, सरकार के द्वारा उस पर रोक लगाने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए तरह तरह के फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, तरह तरह की रणनीतिक योजना बनाई गई है, तरह तरह के उस पर काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ। इसको आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और भी बात कर लेते हैं, कुछ और भी देखना है तो इसके साथ ही साथ विश्व संगठन की पहल है स्वास्थ्य संगठन की। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया के अधिक अधिक जोखिम वाले 11 देशों में उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव, मतलब हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट पहल शुरू की है। उनमें भारत भी शामिल है, हम कहाँ छूटेंगे भैया। और भारत में इस पहल को पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में जुलाई 2019 को शुरू किया गया था। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैंने सिर्फ बता भी चुका हूँ आप लोग को, देख भी लीजिए आप लोग के बारे में। संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है, ये सब चीजें बता ही चुका हूँ, इससे क्या देखना है बस उसी को देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, स्थापना 48 में हुई, मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। आमतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। इस चीजें बता चुका हूँ, इसको भी आप देख लीजिएगा। और देखना है तो देख लीजिए। तो यही 12 जनवरी 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन संविधान का पक्षकार बना था। कोविड-19 महामारी के निदान में भी भारत तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये भी देख लीजिए। उन्मूलन के प्रयास जो मैंने बता ही रहा था, उसी में सब बता भी दिया, ये पढ़ा भी दिया था अभी, इसके पहले ही तो बताया था मैंने डब्ल्यूएचओ के बारे में, स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो कोविड-19 महामारी जैसे चली रही है, वैश्विक महामारी चल रही है, उसके निदान में भी भारत तथा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और कोशिश हो रही है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। मलेरिया रोग को भी काम अच्छा हो भी रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का करंट अफेयर आप सभी को समझ में आया होगा
ये टेलीग्राम का लिंक है बेटा। जो भी टॉपिक आज पढ़ाया, चाहे मलेरिया से संबंधित था, चाहे पाकिस्तान का देश से संबंधित था, चाहे चीन और ऑस्ट्रेलिया का जो विवाद था, उस विवाद के डिस्प्यूट के कारण क्या थे, उनके द्वारा कौन से आक्षेप लगाए गए थे, उसके द्वारा रिटर्न में जवाब क्या दिया गया था। तो इस चीजों को आप आराम से पढ़िएगा। यूनेस्को ने उसको सब पढ़ा दिया हो, क्वाड वाड जितना भी है सब बता दिया गया, आराम से पढ़िएगा। आपके इंटरव्यू में, आपके मेंस में, आपके हर जगह आपके पेपर में काम देंगे। अभी बीपीएससी का भी प्रीलिम्स हो रहा है, उसमें भी काम देंगे। तो मस्त होके पढ़िए। ये टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूँ, इस टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देना होता है एक्स्ट्रा, मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन। टेलीग्राम का लिंक है t.me प्रिंस अनअकैडमी प्रिंस के नाम से आप सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा आपसे। इससे क्लास का टाइमिंग, क्लास का डेट, क्लास का पीडीएफ सब कुछ इसी टेलीग्राम पे पोस्ट हो जाता है। सब इन्फॉर्मेशन मुझसे जुड़ने का यही एक आपके पास है। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, PJ01। अब जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन आप जिसमें लेंगे, 10% डिस्काउंट हो जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जो भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। हर तरह से मैं आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी के सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी तरह तरह के रोगों के बारे में पढ़ाया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से चीजों को जाने और बच के रहें। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें, सभी लोग पढ़ाई करते रहें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जो लोग का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, अच्छे से पेपर दीजिएगा, मजे से तैयारी कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। सब आपके साथ हैं। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आशा करता हूं कि वो चीजों को आप अच्छे से डील भी करेंगे। तो आपका काम है, घर पे जाइएगा, मन से पढ़िएगा, जो भी चीजें पढ़िएगा उसको अपने पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा। मैं पीडीएफ तो दे ही दूंगा आपको, लेकिन फिर भी लिखिएगा, इससे आपका ही रिवीजन होगा। ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, क्लास को यहीं पे मैं ऑफ करता हूँ।